कहानी की शुरुआत 2024 से होती है। लाल पार्टी ड्रेस में मेहुल खून से लथपथ पड़ी होती है। वो किसी तरह उठकर बैठती है तो पास में खड़ा आदमी सिड कहता है, तुमने मेरा दिल तोड़ा, बदले में मैंने तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ दिया। अब ये दुश्मनी पर्सनल नहीं रही। दर्द होने के बावजूद मेहुल मुस्कुराकर कहती है, शुरुआत से ही तो ये मामला पर्सनल था। तभी वो महसूस करती है कि उसका प्यारा शेखर उसके पास आकर बैठ गया है। शेखर कहता है, आखिरकार तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी भी खत्म कर दी। पर सिड देखता है कि मेहुल अकेले ही बात कर रही है। वो गुस्से से कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? मेहुल उसकी परवाह किए बिना शेखर से कहती है, अगर तुम भी मुझसे प्यार करते तो हमारी कहानी कुछ अलग होती, है ना? शेखर हैरान आंखों से देखता है और कहता है, हमेशा याद रखना, सूरज कभी नहीं मरता। तुरंत सिड आता है और मेहुल का गला पकड़कर उसे एक हाथ से उठाकर कांच की मेज पर फेंक देता है। अब कहानी आती है 2019 में। मेहुल और उसकी दो बेस्ट फ्रेंड स्कूल से निकलकर पैदल चल रही हैं, क्योंकि मेहुल को आज अपने शेखर दा के प्रोटेस्ट मार्च में जाना था। शेखर इस पर विरोध करने में बिजी होता है कि शहर में लड़कियों की सुरक्षा कितनी कमजोर है। भीड़ के बीच से अचानक कोई शेखर की तरफ पत्थर फेंकता है। पत्थर शेखर के सिर पर लगता है और उसका माथा फट जाता है। मेहुल घबरा कर दौड़ती है। मेहुल को यहाँ देखकर शेखर हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो तुम घर जाओ। शेखर के साथ मेहुल चलना शुरू करती है तो मेहुल को काफी अच्छा लगता है। मेहुल पूछती है, और कितने दिन आप ये सब करते रहोगे? अब शादी कर लो। शेखर कहता है कि स्पॉन्सरशिप के पैसों से शादी नहीं करनी चाहिए। किसी से प्यार करो तो उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तभी कुछ बदमाश उन्हें देखकर छेड़ते हैं। मेहुल गुस्से में आकर उन सबको पीट कर खड़ी हो जाती है। शेखर उसका ये गुंडी रूप देखकर उसे तुरंत संभालता है। ये समझकर कि उसे अब अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, वो उसका हाथ पकड़कर चलने लगता है। ये देखकर मेहुल उसे हैरान होकर देखते रहती है। शेखर की बातें सुनते सुनते मेहुल नींद में ही पसीना पसीना हो जाती है। उसकी माँ उसे जागकर पूछती है, क्या तूने फिर से वही सपना देखा? लेकिन मेहुल इस घर की अकेले कमाने वाली थी, इसीलिए वो तुरंत अपने ऑफिस के लिए निकलती है। मेहुल बस में चुपचाप खिड़की के पास बैठी है। तभी शेखर आकर कहता है, और कितने दिन मुझे रोक कर रखोगी? अब तो जाने दो। मेहुल गुस्से से कहती है कि तुम तो मजे में हो, क्या कभी मेरे बारे में सोचा है? पास की सीट वाली औरत उसे ऐसे अकेले बात करते देखकर देखती है तो मेहुल उसे पलट कर डांटती है। एक दिन सहेलियां मिलकर तय करती है कि मेहुल लव लेटर लिखकर शेखर को अपनी दिल की बात बताएगी। मिली आगाह करती है कि शेखर दा उसका टीचर है। मेहुल थोड़ा डर और थोड़ी हिम्मत के साथ दौड़कर शेखर के घर आती है। शेखर की माँ चारू कहती है कि शेखर की अभी जरूरी मीटिंग है। मेहुल सीधे ऊपर जाती है और शेखर के कमरे का दरवाजा खटखटाते रहती है। शेखर तब यूनिकॉर्न कंपनी के एमडी को वीडियो कॉल पर इंटरव्यू दे रहा था। तभी मेहुल दरवाजा धक्का देकर अंदर घुस जाती है तो शेखर गुस्से में चिल्लाने लगता है और वो औरत इंटरव्यू काट देती है। मेहुल समझ जाती है कि शेखर काफी नाराज हो गया, इसीलिए वो दौड़ती है और शेखर उसे चिल्लाकर बुलाते रहता है। ये सब सोचते सोचते मेहुल अपने ऑफिस के दोस्त आनंद के साथ ऑफिस पहुंचती है। आज उनके ऑफिस में उनकी नई मैनेजिंग डायरेक्टर मौसमी आई है, जो पहले यूनिकॉर्न कंपनी में थी। इस ऑफिस में मौसमी को देखते ही मेहुल को याद आता है कि उस दिन वीडियो कॉल पर उसने इसी मौसमी को बात करते देखा था। इसीलिए वो केबिन में आकर पूछती है, लोग तो करियर में ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, लेकिन आप यूनिकॉर्न जैसी इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर इस कंपनी में क्यों? मौसमी घबरा कर कहती है, वो मेरी पर्सनल बात है। मेहुल गुस्से में ऑफिस से बाहर आती है तो मौसमी पलट कर आती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसों के लिए बिक कर यहाँ पर आई हूँ? मेरे बारे में ज्यादा ना सोचकर अपने काम पर ध्यान दो। ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। तभी नील मेहुल को कॉल करके बुलाता है। मेहुल जल्दी से शेखर के घर आकर देखती है कि शेखर का गुंडा कजन रामजाद चारू के इलाज के खर्च के बहाने इस बंगले को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। वो गुस्से में आकर कहती है कि आज से चारू आंटी के इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगी, तुझे इस इलाके के आसपास भी ना देखूं। रामजाद बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुझे तो मैं देख लूंगा, तू बस इंतजार कर। चारू आंटी अब इतनी बीमार है कि वो बिस्तर से उठना तो दूर ठीक से बोल भी नहीं सकती। मेहुल बहुत प्यार से चारू के हाथ पर चूमता है और पुरानी बातों को याद करती है। मेहुल को शादी के लिए राजी कराने के लिए चारू मेहुल को कितने तरीकों से मनाती थी और आज इस खुशहाल घर का सब कुछ बदल गया है। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते समय मेहुल अचानक देखती है कि यूनिकॉर्न के सामने एक काली कार आकर रुकती है तो कुछ बॉडीगार्ड दरवाजा खोलते हैं। राका जो सिक्योरिटी गार्ड है उतर कर चेक करता है तो पीछे से यूनिकॉर्न का सीईओ सिद्धार्थ आता है। आनंद आकर कहता है, सिद्धार्थ ने लगातार 5वीं बार बेस्ट यूथ एंटरप्रेन्योर का अवार्ड जीता है। ये तो हर बिजनेसमैन का ड्रीम कैरेक्टर है। रात को काम खत्म करके मेहुल निकलने ही वाली होती है, तभी मौसमी को निकलते देखकर वो तुरंत आनंद को लेकर उसका पीछा करना शुरू करती है। एक किताबों की दुकान पर आते ही मौसमी उनकी जासूसी को पकड़ लेती है। मौसमी सीधे पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेहुल सीधा कहती है, शेखर को जानती हो
होगी ना तुम, जो आपके साथ यूनिकॉर्न में काम करता था। शेखर का नाम सुनते ही मौसमी गुस्से से जाने लगती है। तभी मेहुल उसे रोकती है और कहती है, प्लीज मुझे सारी सच्चाई बताइए। मौसमी उसका ये पागलपन और बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है, शेखर को एक लड़की को मोलेस्टेशन करने के केस में जेल में डाला गया था। शेखर के बारे में ऐसी बातें सुनकर मेहुल गुस्से में मौसमी को जोरदार थप्पड़ मारती है। आनंद किसी तरह मेहुल को खींचकर मौसमी को वहां से जाने को बोलता है। मेहुल खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। उसे उस मनहूस रात की याद आती है। 2020 की एक रात अचानक पुलिस की गाड़ी आकर शेखर को उठा ले जाती है। शेखर सिर्फ एक ही बात पूछ रहा था कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। अगले दिन सुबह होते ही माँ आकर मेहुल के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगती है। मेहुल हैरान होकर दरवाजा खोलती है तो माँ बताती है कि शेखर ने खुद को खत्म कर लिया है। मेहुल पागलों की तरह दौड़कर शेखर के घर आती है तो देखती है कि चारू शॉक्ड में बैठी हुई है। ऊपर आते ही देखती है कि शेखर का डेड बॉडी वहीं पर पड़ा हुआ था। ये देखकर मेहुल कुछ नहीं करती, बस चुपचाप वहां से चली जाती है। ऑफिस के सीनियर के साथ इतनी बदतमीजी से बात करने के वजह से अगले ही दिन मेहुल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। मौसमी की बुरी बातें याद आते ही मेहुल इतने गुस्से में आ जाती है कि ऑफिस से निकलते समय वो एक कुदाल से मौसमी की कार का शीशा तोड़ देती है। नतीजन उसे थाने ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद आनंद आता है और मौसमी से बात करवाता है तो मौसमी शिकायत वापस ले लेती है। इसीलिए ऑफिसर मेहुल को छोड़ देते हैं। मेहुल गुस्से से कहती है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। जो मेरे शेखर के बारे में इतनी बुरी बातें कह सकता है उसकी मदद लेकर मैं क्या करूंगी। मेहुल निकल जाती है और आनंद हैरान होकर पूछता है कि आखिर ये शेखर है कौन। मेहुल कुछ कहे बिना चली जाती है। समय बिताने के लिए मेहुल शेखर के घर आती है। चारू को प्यार से खाना खिलाकर और घर की मेड को सब समझाकर ऊपर शेखर के कमरे में आती है। कमरे में घुसते ही मेहुल को उन खूबसूरत दिनों की याद आती है जो वो रोज इस कमरे में पढ़ने आती थी। एक दिन बातों बातों में मेहुल शेखर को शादी करने की बात कहती है तो शेखर कहता है, देखो जिंदगी में शादी ही सब कुछ नहीं होती। जिंदगी को लेकर सबकी एक ड्रीम होती है और उसे पूरा करना पड़ता है। मेहुल तब कहती है कि मुझे क्या लगता है जानते हो कि तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। मेहुल का इशारा शेखर नहीं समझता। वो उल्टा मेहुल को शरारती समझकर उसे दिन में पढ़ाई की लिस्ट और बढ़ा देता है और मेहुल तो पढ़ने के डर से दौड़ लगा देती है। ये सब सोचते सोचते वो शेखर का कंप्यूटर ऑन करती है। एक फोल्डर ओपन करते ही सायंतिका का वीडियो देखती है। शेखर के इस कमरे में सायंतिका और भी कई लोग आए थे। सायंतिका सबका परिचय करवाती और कहती है, ये है हमारा अभिषेक चौधरी और ये है विद्या जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और ये है मेरा बॉयफ्रेंड शेखर। ये कहकर वो शेखर को खींचकर नाचना शुरू कर देती है। शेखर को किसी और लड़की के साथ देखकर मेहुल को काफी गुस्सा आता है। तभी मेहुल की कल्पना में फिर से शेखर आकर कहता है, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, ये सब छोड़कर अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचती। मेहुल उसे परवाह किए बिना एक तस्वीर में मौसमी को देखती है और पूछती है कि ये मौसमी तो तुम्हारी दोस्त थी, फिर उसने तुम्हारे बारे में इतनी बुरी बातें कैसे बोली। उसने कहा कि तुमने खुद को खत्म कर दिया था। शेखर चुप रहता है। मेहुल कहती है, ठीक है, तुम्हें बताना नहीं है तो मत बताओ। तुम्हारे बारे में उस सायंतिका को कुछ तो जरूर पता होगा। वो दुनिया के किस कोने में छिपी हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और ये भी जानूंगी कि तुमने खुद को खत्म क्यों किया, क्योंकि इस एक जवाब से मेरी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। अगले दिन मेहुल सायंतिका की दोस्त बनकर सायंतिका के मम्मी पापा के पास आती है। वो जानती है कि सायंतिका आखिरी बार जब घर से निकली उसके बाद लौटी ही नहीं। बात निकलवाने के लिए मेहुल पूछती है, तो क्या सायंतिका ने शेखर दास से शादी कर ली, अब वो कहाँ रहते हैं। पिता गुस्से से कहते हैं कि उस शेखर का नाम भी मत लेना, कोई दूसरे इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उस शेखर की वजह से मेरी बेटी मानसिक रोगी बन गई है, ठीक से सो भी नहीं पाती। साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, कैसी थी और अब कैसी हो गई है। फिर वो अपने पति के साथ ट्रिप पर जाने के नाम पर कहीं निकली और फिर वापस नहीं लौटी। नहीं जानता उसका पति कौन है और वो कहाँ है, बस अपनी दोस्त विद्या का नंबर दे गई थी। वो बीच बीच में उसकी खबर देती है। मेहुल विद्या का नंबर लेकर निकलने लगती है। तभी सायंतिका की माँ कहती है, तुम्हारी अगर सायंतिका से मुलाकात हो तो कम से कम एक बार हमसे मिलने को जरूर बोलना। रात को मेहुल विद्या को कॉल करके अपने बारे में बताती है और सायंतिका और शेखर के बारे में पूछती है तो वो घबरा कर कॉल कट कर देती है। मेहुल मन खराब करके चलते हुए आगे बढ़ती है तो देखती है कि उसके लिए आनंद इंतजार कर रहा था। आनंद कहता है कि जानती हो, मैंने तुम्हारा सीवी देखकर यूनिकॉर्न में अप्लाई किया था। तुम्हारी बहुत इच्छा थी ना कि तुम यूनिकॉर्न में जॉब करना चाहती हो। 2 दिन बाद तुम्हारा इंटरव्यू है, इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। ये सुनकर मेहुल काफी खुश होती है। रात को खाने के टेबल पर अचानक अनजान नंबर से मैसेज आता है, सच दार्जिलिंग में छिपा है, कुछ जानना है तो कल 2 बजे मॉल रोड पर इंतजार करना। रात के खाने के मेहुल किसी तरह अपने मम्मी पापा से बहाना करके खाना छोड़कर बालकनी में आती है और आनंद को कॉल करके कहती है, मुझे कल ही दार्जिलिंग
जाना है। मैं टिकट नहीं काट पा रही हूँ, इसीलिए तुम किसी तरह इसका इंतजाम कर दो ना। आनंद कहता है कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी तभी मैं टिकट काटूंगा। मेहुल मजबूर होकर उससे शेखर और सायंतिका के बारे में बता देती है। अगले दिन वो दार्जिलिंग आते हैं, तभी मेहुल के फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आता है, खतरा है, वापस चली जाओ। मैसेज देकर आनंद जाना चाहता है, लेकिन मेहुल कहती है अब वापस नहीं जाया जा सकता, हमें जानना ही होगा कि हमारे लिए खतरनाक कौन है। लोकेशन पर पहुंचते ही वो मॉल रोड पर आते हैं। आनंद एक तरफ जाकर मेहुल पर नजर रखता है। अचानक उसके पास से कुछ काले कपड़ों वाले लोग चलते हैं तो मेहुल देखती है कि उनके हाथ में एक पीली पर्ची है जिस पर केविएटर लिखा हुआ था। वो जल्दी से आनंद को लेकर केविएटर रेस्टोरेंट पहुंचती है। आनंद को नीचे खड़ा करके वो ऊपर चली जाती है। रेस्टोरेंट के दरवाजे के पास आते ही देखती है कि कुछ काले कपड़े पहने लोगों के बीच एक लड़की बैठी है। वहां जाने से पहले ही सिद्धार्थ का बॉडीगार्ड राका आता है और लड़की से बात करने लगता है। मेहुल दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश करती है। तभी राका उनकी तरफ देखता है तो उसके हाथ से फोन गिर जाता है। वो जल्दी से फोन उठाकर बाहर निकलती है तो राका और उसके लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मेहुल डर कर आनंद को लेकर किसी तरह दौड़कर टैक्सी के पास आती है। मेहुल अफसोस करती है कि इतने दिनों बाद एक क्लू मिला और वो भी उसके हाथ से निकल गया। आनंद कहता है देखो अब ये सब छोड़ दो, इन जैसे गुंडों से हम नहीं निपट सकते। कल यूनिकॉर्न में तुम्हारा इंटरव्यू है, इसीलिए ये सब छोड़कर उस पर ध्यान दो। यूनिकॉर्न का नाम सुनते ही मेहुल को याद आता है कि शेखर और सायंतिका दोनों ही यूनिकॉर्न में काम करते थे और इस राका को उसने उस दिन यूनिकॉर्न के सामने देखा था। इसका मतलब सारे सीक्रेट्स उस यूनिकॉर्न में छिपे हैं। अगले दिन यूनिकॉर्न के इंटरव्यू में एमडी आत्मिका मेहुल से सवाल पूछती है तो मेहुल उसे पूरे कॉन्फिडेंस से सब कुछ बताने लगती है। तब आत्मिका अचानक से उसे रोककर बाहर जाने को बोलती है। मेहुल को अब समझने में देर नहीं लगती कि आत्मिका ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसे और कोई बात कहने का मौका न देकर जब वो बाहर निकल जाती है तो मेहुल बदले की नजर से पूरे ऑफिस को देखती है। अचानक उसके सामने शेखर आकर हंसता है तो शेखर की बात याद करके रोते रोते जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है तभी उसके सामने राका आ जाता है। राका का भयानक चेहरा देखते ही मेहुल बहुत घबरा जाती है कि कहीं राका उसे पहचान न ले। किसी तरह उसके सामने से वो चली जाती है तो राका कुछ नहीं कहता। फिर वो उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चढ़ने लगती है। तभी राका उसे वहां चढ़ने से मना करता है, लेकिन राका के पीछे से सिद्धार्थ उसे चढ़ने को बोलता है। लिफ्ट में सिद्धार्थ पूछता है क्या तुम यहाँ काम करती हो? मेहुल कहती है इंटरव्यू देने आई थी, लगता है हो जाएगा। मेहुल का इतना कॉन्फिडेंस देकर सिद्धार्थ पूछता है तुमने ये कंपनी क्यों चुनी? मेहुल हंसकर कहती है एक सीक्रेट ढूंढने। सिद्धार्थ जब शक भरी नजरों से देखता है तो मेहुल बात घुमाकर कहती है दरअसल इस कंपनी की इतनी सफलता का कारण ढूंढकर खुद को तैयार करना चाहती हूँ। तभी लिफ्ट रुक जाती और सिद्धार्थ बाहर निकल जाता है। मेहुल ठीक से समझ नहीं पाती कि क्या करे, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सिद्धार्थ जब गाड़ी में बैठता है तो सिक्योरिटी गार्ड आता है। सिद्धार्थ उसे पूछता है क्या उसकी माँ ठीक है या नहीं। गार्ड कहता है अगर आप मदद ना करते तो माँ को शायद बचा नहीं पाते। सिद्धार्थ गाड़ी में चढ़कर राका को कुछ कहता है तो राका को मेहुल की तरफ आते देखकर वो तुरंत फोन पर बात करने का नाटक करती है। राका आकर सिद्धार्थ से बात करने के लिए बुलाता है तो मेहुल सिद्धार्थ के पास आती है। सिद्धार्थ कहता है कि 1 महीने के लिए मौका मिलेगा। इस 1 महीने में अगर तुम अपने बॉस को खुश कर पाई तो नौकरी परमानेंटली मिल जाएगी। ये कहकर वो चला जाता है और मेहुल काफी खुश थी। रात को आनंद को सब बताने पर आनंद कहता है कि वो राका तुझे पहचान क्यों नहीं पाया, यही तो समझ नहीं आ रहा। खैर तू उस ऑफिस के अंदर से राका के बारे में जानने की कोशिश कर, मैं बाहर से सब कुछ पता लगाने की कोशिश करूंगा। मेहुल गुस्से में कहती है ये मेरी लड़ाई है, इसलिए तुम इससे दूर रहो। आनंद बातों बातों में समझ जाता है कि वो दरअसल मेहुल से बहुत प्यार करता है। मेहुल अफसोस करके कहती है देखो यह एक तरफा प्यार में बहुत ताकत होती है, साथ ही इसमें बहुत दर्द भी होता है, इसलिए तुम इन सब में मत फंसो क्योंकि इसका दर्द मैं रोज महसूस कर रही हूँ। आनंद हंसते हंसते पूछता है ऐसा क्या है उस शेखर में, अब तो वो है भी नहीं और तो उसके प्यार में एकदम पागल हो गई है। मेहुल को होली से एक दिन पहले की बात याद आती है। मेहुल और उसकी सहेलियां सिगरेट पीने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनकर गेट खुलती है तो शेखर को देखकर मेहुल एकदम डर जाती है। शेखर साफ दिल से अंदर आकर सिगरेट का पैकेट देखकर गुस्से से बाहर जाने लगता है। तभी मेहुल दौड़कर आती और रोते रोते सॉरी बोलने लगती है। शेखर गुस्से में कहता है कल होली है इसलिए रंग लेकर आ जाना, क्योंकि रंग खरीदने के लिए मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है। जाते जाते वो फिर लौट कर आता है और कहता है कल रंग लेकर आना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, और फिर चला जाता है। मेहुल बहुत खुश होती है और अगले दिन मेहुल होली में तो गई थी लेकिन उस दिन उसने कुछ ऐसा देखा कि वो रोते रोते दौड़कर उसे भागना पड़ा। अगले दिन सुबह होते ही मेहुल यूनिकॉर्न के ऑफिस आती है। ऑफिस में घुसते ही आत्मिका कहती है पहले ही दिन इतनी देरी, याद रखना मैं कोई बहाना नहीं सुनती और आज से तुम मुझे रिपोर्ट करोगी। आत्मिका के चले जाते ही पल्लवी आकर कहती है बुरा मत मानना,
आत्मिका ऐसी ही है। दरअसल वो सिद्धार्थ सर के बहुत करीब है। पिछले 1 साल से मैं इसी कंपनी में हूँ, इसलिए मुझसे इस ऑफिस के बारे में कुछ भी पूछ सकती हो। इधर आनंद के ऑफिस में मौसमी आनंद को बुलाकर पूछती है, मेहुल शेखर को कैसे जानती है। आनंद कहता है, शेखर तो दरअसल मेहुल का बचपन का क्रश था, वो शायद मेहुल को पढ़ाता था। मौसमी तब बताती है कि शेखर तो अब इस दुनिया में है नहीं, उसने खुद को खत्म कर लिया था। आनंद हैरान हो जाता है क्योंकि शेखर की मौत के बारे में मेहुल ने आनंद को कुछ बताया नहीं था। मौसमी कहती है, देखो अपनी दोस्त को इन सब चीजों से दूर रखो, नहीं तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आनंद मौसमी से शेखर के बारे में और कुछ पूछ नहीं पाता। अगले दिन डेस्क पर काम करते समय सिद्धार्थ और राका को अपने ऑफिस में आते देखकर मेहुल जल्दी से उनके पास चलती है। पल्लवी पूछती है, तुम दरअसल करना क्या चाहती हो, बता तो। इस ऑफिस के सब लोग सिद्धार्थ सर को पटाना चाहते हैं, उधर देखकर कोई फायदा नहीं। मेहुल कहती है, अरे मैं तो दरअसल राका के बारे में सोच रही थी, वो आदमी कैसा अजीब है ना। पल्लवी बताती है, राका बहुत साल से सिद्धार्थ सर के साथ है, लेकिन दोपहर के 1 बजते ही वो आधे घंटे के लिए कहीं चला जाता है। ये बात आनंद को बताकर अगले दिन आनंद राका का पीछा करता है। देखा जाता है कि राका एक स्कूल में आकर एक माँ से उसके बच्चे को गोद में लेता है। तभी वो औरत गुस्से में कहती है, आपको ना यहाँ आने से मना किया था ना, और अपने बच्चे को ले लेती है। आनंद तस्वीर खींचकर मेहुल को दिखाता है और कहता है, इस औरत के सामने राका कुछ नहीं बोलता, हमें इसका नाम पता जानना होगा। मेहुल हताश होकर कहती है, यूनिकॉर्न में बड़ी पोस्ट देखकर ही लोग दोस्ती करते हैं। आनंद कहता है, तो फिर ऐसे किसी को ढूंढो जो तेरे जैसे फ्रेशर से बात करेगा। मेहुल को सिद्धार्थ से बात करने वाले ऑफिस के गार्ड की बात याद आती है। अगले ही दिन ऑफिस आकर वो गार्ड से पूछती है, सिद्धार्थ सर की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है, क्या उनकी जिंदगी में उन्हें कोई खतरा है। इधर आनंद तब उस बच्चे के स्कूल में जांच करने आता है। राका को भी वहीं घुसते देखा जाता है। आनंद उस बच्चे को ढूंढकर उससे बात करने वाला होता है, तभी राका को देखकर जल्दी से छिप जाता है। गार्ड कहता है, राका सर से सब डरते हैं, वो जो मजूमदार केस है। एक दिन शाम को 4 रास्तों के मोड़ पर राका ने मजूमदार को घूंसे मार मार कर एकदम मार ही डाला था। राका जब गुस्सा होता है तो एकदम राक्षस बन जाता है। गवाह होने के बावजूद किसी ने गवाही दी ही नहीं। राका के भयानक रूप की बात सुनकर मेहुल घबरा जाती है। इधर आनंद तब क्लासरूम में आकर उस बच्चे के स्कूल बैग को ढूंढ लेता है। मेहुल उसे कॉल करके कहती है, राका बहुत खतरनाक है, उसने सबके सामने खून किया है। आनंद तब बैग खोलता है तो देखता है कि लड़के का नाम पार्थ मजूमदार है। कुछ समझ पाए उससे पहले ही पीछे से राका गुस्से से आनंद से पूछता है, आप इस बैग में कुछ ढूंढ रहे हैं क्या। फोन में राका की आवाज सुनकर मेहुल क्या करेगी समझ ही नहीं पाती और आनंद डर से एकदम जम जाता है। होली के दिन शेखर के प्यार में पागल मेहुल रंग लेकर उसके घर आती है। शेखर के चेहरे पर पहले से ही लाल रंग देखकर वो हैरान होकर पूछती है, तुम्हें रंग किसने लगाया। शेखर कहता है, पिछले 2 साल से मैं उससे प्यार करता हूँ, सोचा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा पर बता नहीं पाया। मेहुल खुश हो जाती है पर शेखर उसे आंख बंद करने को बोलता है। आंख खोलते ही शेखर के पीछे से दूसरी लड़की सायंतिका को निकलते देखकर मेहुल का हंसता हुआ चेहरा फीका पड़ जाता है। शेखर कहता है, ये सायंतिका है, कल ही प्रपोज किया और आज इसने हाँ किया, हमने साथ में यूनिकॉर्न में जॉब भी की है। मेहुल की आंखों से पानी गिरने लगता है और उसका दिल टूट जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। आनंद स्कूल से मेहुल को कॉल करता है। राका के आने पर आनंद बहाना करता है कि मैं दरअसल अपने भतीजे का बैग ढूंढ रहा था। राका को शक होता है, पूछता है आपका नाम क्या है, लेकिन आनंद वहां से चला जाता है। मेहुल आनंद के पास आकर रोते हुए कहती है कि तुम मेरे लिए इतना खतरा ले रहे हो, मगर आनंद उसे शांत करता है। थोड़ी देर बाद दोनों पार्थ के पते पर आते हैं। मेहुल ऊपर जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। पार्थ की माँ सोलन की दरवाजा खोलती है। मेहुल कहती है, मैं दरअसल पार्थ की क्लासमेट तनवीर की माँ हूँ। सोलन की हैरान होती है पर मेहुल को अंदर लाकर पानी लाने के बहाने राका को कॉल करती है। मेहुल अंदर आती है और उसे फोन पर बात करते देखकर सोलंकी का मुंह दबाकर कॉल काट देती है। मेहुल रिक्वेस्ट करती है कि मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। सोलंकी गुस्से में मेहुल को धक्का मार के गिरा देती और कहती है, मैं सिर्फ आपके पति के बारे में जानना चाहती हूँ। सोलंकी भागने लगती है, तभी ठोकर खाकर गिर जाती है। मेहुल उसे पकड़ लेती है, कहती है, मैं सिर्फ राका के बारे में जानना चाहती हूँ। तुम सायंतिका की दोस्त हो है ना, क्या तुम शेखर को जानती हो। सोलंकी पूछती है, पहले बताओ तुम कौन हो। तभी पार्थ स्कूल से उसके एक दोस्त की माँ के साथ लौटता है। पार्थ को ऊपर चढ़ते देखकर आनंद उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पार्थ अपने कमरे में चला जाता है। उसकी आवाज सुनते ही मेहुल और सोलंकी घबरा जाती हैं। पार्थ आकर देखता है कि सोलंकी और मेहुल खिलखिलाकर हंस रही हैं। सोलंकी बहाना करती है, जाओ तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। आनंद आता है तो मेहुल उसका इंट्रोडक्शन देती और सोलंकी से मदद मांगती है। सोलंकी
सोलंकी कहती है, राका मेरा पति नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई है। मेहुल हैरान होकर पूछती है, तो पार्थ के पिता कौन है? सोलंकी कहती है, उसका नाम जीत मजूमदार है। मेहुल को गार्ड की बात याद आती है कि राका ने मजूमदार को मार डाला था। सोलंकी कहती है, तब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन जीत ये बच्चा नहीं चाहता था, इसलिए शादी तोड़ दी। राका अपनी बहन का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया, गुस्से में उसने जीत मजूमदार को मार डाला। आनंद पूछता है, राका बाहर कैसे घूम रहा है अब? उसे जेल नहीं हुई? सोलंकी कहती है, इसका कारण है सिद्धार्थ रॉय चौधरी। जीत यूनिकॉर्न का एम्प्लॉय था। सिद्धार्थ ने राका को जेल से छुड़वाकर अपना गुलाम बना लिया, इसलिए राका अब सिद्धार्थ के लिए सब कुछ कर सकता है। मेहुल शेखर के बारे में पूछती है तो सोलंकी कहती है, शेखर पर तो एक लड़की के साथ मोलेस्टेशन का केस हुआ था। सायंतिका ने खुद ये केस किया था। शेखर की मौत के बाद सायंतिका और सिद्धार्थ ने शादी कर ली। सोलंकी बताती है, दरअसल मैं सिद्धार्थ की बीवी थी, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ सिद्धार्थ एक लड़की से कभी खुश नहीं हो सकता। मेहुल गुस्से में कहती है कि मैं अभी भी नहीं रुकूंगी, ये बताओ वो सायंतिका कहाँ है? सोलंकी कहती है, अगर तुम्हें वो जानना है तो पहले तुम्हें सिद्धार्थ के पास जाना होगा। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, उस सिद्धार्थ की भी है, तुम्हें वही ढूंढना होगा। अगले दिन मेहुल सुंदर बनकर ऑफिस में घुसती है। सिड मेहुल को देखकर बार बार पीछे पलटकर देखता रहता है। थोड़ी देर बाद राका आता है तो सिड पूछता है, उस लड़की का क्या हाल है, मतलब सायंतिका का? राका कहता है, उसे संभालना मुश्किल हो गया है। राका ये भी बताता है कि सोलंकी के घर 2 लोग जाकर तोड़फोड़ किए हैं, लेकिन सोलंकी होशियार थी, इसलिए उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। सिड अब चिंता में पड़ जाता है। सिड राका को दार्जिलिंग जाकर नजर रखने को कहता है ताकि पता चले कि कौन उसे पंगा ले रहा है। आनंद के ऑफिस में मौसमी से आनंद कहता है, मेहुल को लग रहा है कि शेखर की घटना में सिद्धार्थ का हाथ है। मेहुल किसी झमेले में पड़े उससे पहले क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? मौसमी घबराकर कहती है, मुझे मेहुल से बात करवाओ। शाम को मेहुल ऑफिस से घर लौटती है तो अपनी दोस्त मिली के सिंदूर पर उसकी नजर जाती है। मेहुल को याद आता है कि उस होली वाले दिन वो शेखर के हाथ से सिंदूर पहनना चाहती थी और शेखर ने रंग समझकर उसके माथे पर रंग फेंक दिया था। रात को सिड हुडी पहनकर सोलंकी के घर आता है और गुस्से में पूछता है, इस घर में कौन आया था? सोलंकी डर के मारे चुप रहती है। सिड कहता है, सुनो, तुम्हारा भी एक बेटा है, बेवजह इन सब झमेलों में मत फंसो। ये कहकर सिड चला जाता है। सोलंकी सिड के इस बुरे बर्ताव को चुपचाप बर्दाश्त करते करते थक गई थी और पागलों की तरह हाथ पैर पटक कर चिल्लाने लगती है। मेहुल नींद में देखती है कि सिड उसे बुरी तरह से छू रहा था। ऐसा भयानक सपना देखकर वो उछल कर जाग जाती है और पानी पीकर खुद को शांत करती है। ऑफिस में फिर से सिड की तस्वीर बिजनेस मैगजीन के कवर पर छपती है। सब सिड की तारीफ करते हैं, लेकिन मेहुल को जैसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद आत्मिका को भेजकर मेहुल को रूम में बुलाया जाता है। सिड मेहुल को मैगजीन देकर पूछता है, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? सिड उसकी तारीफ करता है, कहता है, तुम्हें यहाँ नौकर की तरह काम करवाना शोभा नहीं देता। तुम्हें क्या पसंद है, पहाड़ या समुद्र? मेहुल का कंफ्यूजन में रहने पर सिड कहता है, अच्छा ये सब छोड़ो, अभी एक प्रेजेंटेशन दिखाओ। मेहुल हिचकिचाने का नाटक करके कहती है, ये तो आत्मिका का काम है। सिड चिढ़कर कहता है, उसे हटाओ। मेहुल प्रेजेंटेशन शुरू करती है तो सिड मेहुल के करीब आने की कोशिश करता है। मेहुल समझ जाती है कि चूहा उसके जाल में फंस गया। अचानक आत्मिका आकर गुस्से में कहती है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? सिड उल्टा गुस्से में कहता है कि तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ क्यों आई? सिड मेहुल से कहता है, आज के प्रेजेंटेशन तुम ही करोगी, ठीक 8 बजे, और आत्मिका तुम अब जा सकती हो। मेहुल के साथ मेरी कुछ बातचीत बाकी है। आत्मिका चली जाती है। मेहुल मुस्कुराते रहती है क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा था। आनंद मौसमी को कहती है, मेहुल तो मेरा ही कॉल रिसीव नहीं कर रही। ऑफिस में प्रेजेंटेशन खत्म होते होते काफी रात होती है। मेहुल जल्दी से बाहर निकलती है तो आनंद आकर उसे पूछता है, क्या प्रॉब्लम है तेरी? मेहुल कुछ कहती उससे पहले ही सिड गाड़ी लेकर आता और पूछता है, बहुत रात हो गई है, घर छोड़ दूं? मेहुल ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए आनंद को बाय कहकर सिड के साथ चली जाती है। पीछे से ये सब देखकर मौसमी दौड़कर आती और आनंद से कहती है कि उसे अभी कॉल करके रोको, ये सब मैंने पहले भी देखा है, जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। गाड़ी में सिड मेहुल से कहता है, तुम एकदम अलग हो, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी नौकरी परमानेंट हो गई है। मेहुल खुश होकर कहती है, आपको धन्यवाद कैसे करूं? सिड कहता है, तुम छोटी चीज से ही शुरुआत कर सकती हो, आज से तुम मुझे सर नहीं सिड बुलाओ। मेहुल मुस्कुराकर कहती है, पहाड़। सिड कहता है, मैंने दार्जिलिंग में पढ़ाई की है, इसलिए मुझे भी पहाड़ पसंद है, चलोगी मेरे साथ? सिड हाथ आगे बढ़ाता है। मेहुल सिड को फंसाने के लिए उसके हाथ में हाथ रखती है। ये बात राका को बुरी लगती है। मेहुल घर पहुंचकर उतरती है तभी आनंद आकर कहता है, मौसमी बात करने के लिए राजी हो गई है, हमें अभी जाना होगा। मौसमी मेहुल से कहती है, देखो सिड अच्छा इंसान नहीं है। मेहुल गुस्से से कहती है, वो पहले बताना चाहिए था, अब मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, अब तो मैं उसे तबाह करके ही छोड़ूंगी। मौसमी कहती है, उसे खत्म करना इतना आसान नहीं। मेहुल गुस्से से कहती है, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। आनंद उसे जबरदस्ती खींच कर बिठाता है। तब मौसमी कहानी शुरू करती है। यूनिकॉर्न ऐसी जगह है जहाँ टैलेंटेड लोगों को हायर किया जाता है। एक दिन सायंतिका
और शेखर की मुलाकात हुई। शेखर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। मौसमी कहती है, शेखर को मैं हमेशा प्रमोट करने की कोशिश करती थी। एक दिन प्रोजेक्ट के लिए 15 दिन का समय दिया था, जिसे सीधे सिद्धार्थ के सामने प्रेजेंट करना था। सिद्धार्थ 7 दिन का समय मांगता है और रात दिन टीम के साथ तैयारी करता है और सायंतिका तब सिद्धार्थ की आईडी खंगालने में बिजी थी। प्रेजेंटेशन के दिन सिड आता है। सिड सायंतिका से कहता है, ये आइडिया तुम प्रेजेंट करोगी। सायंतिका उछलते उछलते सिड के आइडिया को अपना बनाकर प्रेजेंटेशन देती है। शेखर मन ही मन बहुत दुखी होता है। मौसमी कहती है, सायंतिका शॉर्टकट लेते लेते सिड के इतना करीब चली गई कि फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन के दिन सीधे सिड के पास चली जाती है। शेखर ये बात जान जाता है और सिड के रूम में जाता है तो सिड और सायंतिका को गलत पोजीशन में देख लेता है। शेखर को देखकर बहुत गुस्सा आता है। शेखर जाते जाते सायंतिका को बुलाता है, लेकिन सायंतिका उसके साथ नहीं जाती। उस दिन के बाद से उनके बीच दूरी आ जाती है। सायंतिका के जन्मदिन में सिड आता है तो सायंतिका सिड को गले लगा लेती है। केक काटकर सायंतिका पहले सिड को ही केक खिलाती है। इससे शेखर को काफी बुरा लगता है। सिड के जाने के बाद शेखर गुस्से से केक हाथ में लेकर चल देता है। मौसमी आड़ से सब कुछ देख रही थी। मौसमी ने दोनों को मिलाने की कोशिश की, इसीलिए अपने घर पर एक पार्टी देती है। सायंतिका एक कोने में बैठकर बहुत नखरे से स्मोक करती रहती है। मौसमी गिफ्ट लेकर आती है और शेखर को इशारे से देती है तो शेखर सारा गुस्सा नाराजगी भूलकर सायंतिका को गिफ्ट देता है। चिढ़े हुए चेहरे के साथ सायंतिका उस गिफ्ट को खोलती है और ताने मारकर कहती है, हर जन्मदिन पर यही एक किताब देता है, पता नहीं कैसी फालतू चीज है। शेखर को गुस्सा आता है। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। सायंतिका मौसमी से भी तू तड़ाक शुरू कर देती है और एक कॉलीग को नौकरी से निकालने की धमकी देती है। शेखर हैरान होकर पूछता है, क्या कर रही हो तुम? क्या तुम्हें कुछ समझ आ भी रहा है? सायंतिका अहंकार से कहती है, हाँ, क्या तुम्हें पता है मेरा प्रमोशन हो गया? ये प्रमोशन सिड की तरफ से मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट है। शेखर कहता है, कैसा प्रमोशन? वो तो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? सायंतिका उसका इंसल्ट करते हुए कहती है, देख पा रही हूँ तुम जैसा आदर्शवाद इंसान मेरी सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। शेखर कहता है कि मैं जेलस नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन से तुमने शॉर्टकट लेना शुरू किया उसी दिन से तुम पूरी तरह बदल गई हो। शेखर के नाम पर जो तुम शॉर्टकट ले रही हो यही एक दिन तुम्हारे गले का कांटा बन जाएगा। शेखर कहता है, जो तुम चाहती हो वो मैं कभी नहीं दे पाऊंगा। ये कहकर सायंतिका शेखर के कान में कुछ कहती है। ये सुनते ही शेखर उसे जोरदार थप्पड़ देकर धक्का देकर गिरा देता है। ये बात मेहुल विश्वास नहीं कर पाती कि शेखर ने किसी लड़की पर हाथ उठाया। मेहुल पूछती है, क्या ऐसा कहा था शेखर ने जो हाथ उठाया? मौसमी कहती है, वो तो नहीं जानती, लेकिन ये बात सुनने के बाद शेखर ने अपना विवेक बुद्धि एकदम जैसे खो दिया था। इसके बाद दोनों गुस्से में घर से निकल जाते हैं। मौसमी आगे बताती है कि रात 3 बजे थाने से कॉल आता है तो वो दौड़कर जाती है। अंदर जाकर देखती है कि शेखर नीचे पड़ा दर्द से कड़हा रहा था और पास में सायंतिका रो रही थी और सिद्धार्थ अपनी नाक का खून पोंछ रहा था। सिड मौसमी से कहता है, शेखर ने सायंतिका के साथ बुरा बर्ताव करने की कोशिश की, पता नहीं किस हालत में उसे छोड़कर आया था। सायंतिका ने खुद को बचाकर मौसमी को कॉल किया था। मौसमी शेखर के पास जाती है तो शेखर दर्द से तड़प रहा होता है और कुछ कह नहीं पाता। मेहुल को अपने शेखर पर पूरा भरोसा था। मेहुल गुस्से में कहती है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। जो आदमी सोसाइटी में महिलाओं के सम्मान पर भाषण देता था वो आखिर ऐसा क्यों करेगा? मौसमी कहती है, शेखर उस रात पूरी तरह टूट चुका था। मैंने सायंतिका को सिड के साथ भागते देखा और अगले दिन खबर आई कि शेखर मर गया। इसके बाद सायंतिका और सिड ने शादी कर ली। मेहुल बताती है, सोलंकी ने भी मुझे वही बताया था। मेहुल पूछती है, एक बात समझ नहीं आ रही, अगर सिद्धार्थ ने शादी ही कर ली तो सायंतिका को क्यों छिपा कर रखा है? तभी मेहुल के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है, सच दार्जिलिंग में है। मेहुल बताती है, ऐसे मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ गई थी और वहीं से राका के बारे में पता चला और फिर ये सब शुरू हुआ। मौसमी कहती है, वहाँ तो सिड का फार्म हाउस है। मेहुल कहती है, हाँ जानती हूँ, मुझे उसी फार्म हाउस में बुलाया गया था, कल ही वहाँ जाऊंगी। मौसमी उसे सावधान करती है, नहीं वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। अगले दिन सिड दार्जिलिंग पहुँचता है। अपने फार्म हाउस के सामने आकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके साथ मेहुल आई थी। मेहुल शेखर की मौत का सच जानने के लिए मौसमी के 1000 बार मना करने के बावजूद सिड के साथ आ गई। अगले दिन सुबह आनंद मौसमी को बताता है कि मेहुल घर पर नहीं है। मौसमी बताती है, अगर सिद्धार्थ दार्जिलिंग में है तो इसका मतलब राका भी उसके साथ है, हमें अभी सोलंकी के घर जाना चाहिए। दूसरी तरफ दार्जिलिंग में सिद्धार्थ के साथ राका और उसके कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं। सिद्धार्थ के गेस्ट हाउस के सामने आकर मेहुल चारों ओर अच्छे से नजर दौड़ाती है। गेस्ट हाउस के अंदर आकर सिद्धार्थ मेहुल से कहता है, यहाँ से कंचनजंगा और भी पहाड़ों का बहुत सुंदर नजारा दिखता है। मेहुल थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती
करती है और फ्रेश होने चली जाती है। काफी देर बाद रूम से बाहर निकलकर देखती है कि आसपास कोई नहीं है। जल्दी से काफी सावधानी से सिद्धार्थ के रूम में आती है। रूम के अंदर सिद्धार्थ को ना देखकर उसका पर्सनल सामान ढूंढना शुरू करती है। बिस्तर के पास रखा लगेज खोलने ही वाली होती है, तभी वॉशरूम से फ्लश की आवाज सुनकर जल्दी से रूम से बाहर निकल आती है। काफी देर बाद सिद्धार्थ गेस्ट हाउस से निकलकर कहीं जाता है। मेहुल जल्दी से गेस्ट हाउस से निकलकर टैक्सी लेकर सिद्धार्थ का पीछा करती है। शहर से निकलकर थोड़ी दूर एक गेस्ट हाउस के सामने सिद्धार्थ की गाड़ी रुकती है। मेहुल टैक्सी से उतरकर गेस्ट हाउस के बगीचे से उन्हें फॉलो करने लगती है। आसपास सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड पहरे पर होते हैं, इसीलिए मेहुल गेस्ट हाउस के अंदर नहीं जा पाती। तभी वो ध्यान देती है कि सायोंतिका चिल्लाकर सिद्धार्थ से कह रही होती है, और कितने दिन मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखोगे? सिद्धार्थ कहता है, तुम्हें मेरी इजाजत के बिना सांस भी नहीं ले सकती। ये कहकर सिद्धार्थ सायोंतिका को फिर से बंगले के अंदर बंद करके चला जाता है। तभी मेहुल ध्यान देती है कि एक लड़की इस बंगले की तरफ आ रही है। मेहुल उससे बात करके जानती है कि लड़की का नाम मार्था है। सायोंतिका को जिस बंगले में बंद करके रखा गया है, मार्था उसी बंगले की देखभाल करती है। मेहुल मौका देखकर मार्था को बेहोश करके सायोंतिका के लिए खाना लेकर आई है। बंगले की जिम्मेदारी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड मेहुल का परिचय पूछता है तो मेहुल बताती है कि मैं मार्था की भतीजी हूँ। मार्था बीमार है, इसलिए आज मैं खाना लेकर आई हूँ। गार्ड मेहुल को लेकर घर के अंदर आता है तो सायोंतिका तब बाकी गार्डों से कह रही होती है कि वो मार्था मुझे यहाँ बंद नहीं रख सकती। तभी मेहुल कहती है, सच इस दार्जिलिंग में छिपा है। ये बात सुनते ही सायोंतिका बंगले के दरवाजे के सामने आकर खड़ी होती है। सायोंतिका मेहुल को देखते ही पहचान लेती है कि ये लड़की तो शेखर की स्टूडेंट थी। सायोंतिका पूछती है, तुम कौन हो? मेहुल बताती है, मैं मार्था की भतीजी हूँ। सायोंतिका समझ जाती है कि मेहुल उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आई है। आसपास के गार्ड्स को बात समझ आ जाएगी, ये सोचकर सायोंतिका गुस्से का नाटक करती है और मेहुल से कहती है कि बड़े साहब दार्जिलिंग में हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। वहाँ मेरा बैग रखा है, जल्दी से लेकर आओ। आसपास गार्ड्स हैं, इसलिए चोरी करने की कोशिश मत करना वरना पकड़ी जाओगी। वो आगे कहती है, क्या तुम दार्जिलिंग पहली बार आई हो? मेहुल बताती है, इससे पहले भी आई हूँ, शायद आपने मुझे देखा होगा। सायोंतिका मेहुल से कहती है, दार्जिलिंग बहुत सुंदर जगह है, आसपास घूमकर देखो, अच्छा लगेगा। थोड़ी दूर टॉय ट्रेन है, वो जरूर देखना, लेकिन उससे पहले अपना काम खत्म करो, मैं 3 बजे लौट आऊंगी। मेहुल समझ जाती है कि सायोंतिका इन बातों के जरिए उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी दीवार पर एक ट्रेन की तस्वीरें टंगी देखकर पक्का हो जाती है, ट्रेन के साथ इस मामले का कोई ना कोई कनेक्शन है। दीवार पर दूसरी तस्वीर, उसमें एक ट्रेन का नाम देखती है, घोड़ा गाड़ी। मेहुल समझ जाती है कि शाम 3 बजे उस स्टेशन की ट्रेन के साथ वो सारा रहस्य जुड़ा है। तभी गार्ड्स आते हैं और मेहुल पर हमला करना शुरू कर देते हैं। एक एक करके सब गार्ड्स को मारकर मेहुल एकदम बेजान बना देती है। शेखर की मौत के बदले के लिए मेहुल ने खुद को इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयार किया है, इसलिए उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। दूसरी ओर मौसमी और आनंद सोलंकी से मिलने आते हैं। मौसमी सोलंकी को बताती है कि मेहुल सिद्धार्थ के जाल में फंस गई है, हमें उसे बचाना ही होगा। इधर दार्जिलिंग में सायोंतिका एक रेस्ट रूम में वॉशरूम में जाती है। काफी देर हो जाती है, वो बाहर नहीं आती तो एक गार्ड वॉशरूम में चेक करने जाता है, देखता है सायोंतिका भाग गई है। शाम 3 बजते ही मेहुल ट्रेन स्टेशन पर आती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक ट्रेन आकर रुकती है तो सायोंतिका मेहुल से कहती है, जल्दी से ट्रेन में चढ़ो। ट्रेन में चढ़कर सायोंतिका मेहुल से कहती है, शेखर के मरने के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि सिद्धार्थ का चरित्र दरअसल कितना खराब है। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि उसका और भी बहुत सी लड़कियों के साथ संबंध था। उनमें से एक थी सोलंकी प्रेग्नेंट तो हो गई तो सिद्धार्थ ने उसे अबॉर्शन करवाने को कहा। यहाँ तक कि ये बात सोलंकी के बॉयफ्रेंड जीत से भी छिपाने को कहा, लेकिन उसी समय मैं सिद्धार्थ के ऑफिस में गई तो सब जान गई। सिद्धार्थ ने मुझसे कहा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, फिर भी बात छिपा कर रखना। लेकिन मैंने उससे कहा, सब कुछ छिपा कर रखना है तो मुझसे शादी करनी होगी। मैंने ये भी कहा कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने शेखर को खुद को खत्म करने पर मजबूर किया, तुम्हारी वजह से मैंने शेखर को धोखा दिया था। ये सब सुनकर सिद्धार्थ कहता है, पिछले 2 महीने से मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा था, अगले 2 दिन में मैं तुमसे शादी कर लूंगा, इसके बाद हनीमून पर हम दार्जिलिंग जाएंगे। 2 दिन बाद सिद्धार्थ ने मुझसे शादी की और हनीमून के लिए सचमुच दार्जिलिंग ले आया। लेकिन उसी रात सिद्धार्थ ने मुझसे कहा, तुम कोलकाता लौटी तो झमेले में पड़ोगी। सिद्धार्थ की मौत के लिए पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है, वो तुम्हें ही पहला सस्पेक्ट मान रहे हैं। लेकिन मैं समझ गई थी कि ये शायद सिद्धार्थ की कोई नई चाल है। सिद्धार्थ ने मेरा फोन भी तोड़ दिया क्योंकि पुलिस शायद मेरा फोन ट्रैक करके मुझे पकड़ लेगी। तभी मार्ता आई और मुझे एक इंजेक्शन दिया तो मैं बेहोश हो गई। सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि ये शादी करके पूरी जिंदगी एक ही इंसान के साथ घर बसाकर नहीं रह सकता। सिद्धार्थ ने बताया कि वो शादी करके पूरी जिंदगी एक ही इंसान के साथ घर बसाकर नहीं रह सकता, इसलिए उस दिन के बाद से वो मुझे यहाँ बंद करके रखा। ये सुनकर मेहुल कहती है, तुम्हारी वजह से हम सबकी जिंदगी खराब हो गई। शेखर ने खुद को खत्म कर लिया और देखा जाए तो तुमने उसका खून किया है। दूसरी ओर कोलकाता में आनंद सोलंकी से पूछता है, तुम्हारे बच्चे का पिता अगर सिद्धार्थ है तो राका ने जीत को क्यों मारा? सोलंकी बताती है, क्योंकि जीत ने कहा था कि मेरे बच्चे का पिता वो है, लेकिन सब
सब जानने के बाद जीत ने जब मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तब मेरे भाई को लगा कि सब कुछ के लिए जीत ही जिम्मेदार है। मैं प्रेग्नेंट थी, फिर भी जीत ने मुझे धोखा दिया। ये बात बर्दाश्त न कर पाने की वजह से राका ने जीत को मार डाला। उस खून के इल्जाम में राका को जेल हुई। अगर मैं उसे सच्चाई बता पाती तो शायद जीत बच पाता, लेकिन एक दिन सिद्धार्थ मेरे घर आया था और धमकी दी अगर मैंने राका को सारी सच्चाई बताई तो वो मेरे बच्चे को मार डालेगा। मौसमी सोलंकी से कहती है कि अब समय आ गया है, तुम्हें अपने भाई को सब बताना होगा, नहीं तो पूरी जिंदगी में ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। सिर्फ राका ही तुम्हें बचा सकता है। इधर सायंतिका कहती है मैंने बहुत मुश्किल से एक सिम कार्ड मैनेज किया है और मार्ता के फोन से तुम्हें मैसेज करना शुरू किया। एक दिन विद्या को कॉल करके तुम्हारा फोन नंबर मिला। मेहुल पूछती है क्या शेखर ने सचमुच तुम्हें उस दिन जबरदस्ती छुआ था? दरअसल उस दिन सायंतिका शेखर को भड़काने के लिए मेहुल के बारे में बुरी बातें कहती है तो शेखर अपना कंट्रोल खो देता है और सायंतिका की चाल में फंसकर उसे सबके सामने मार बैठता है। और इसी मौके का फायदा सायंतिका ने उस दिन पुलिस केस करते समय उठाया था। सायंतिका कहती है शेखर तुमसे बहुत प्यार करते थे, मैंने तुम सबके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तभी देखा जाता है कि राका आकर ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है और ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। राका को आते देखकर सायंतिका कहती है मैं इनको संभाल लूंगी, तुम जल्दी से भाग जाओ। राका सायंतिका को पकड़कर फिर से उसी बंगले में आता है तो मेहुल उनका पीछा करते करते वहां आती है। सायंतिका बंगले में आती है तो मार्था कहती है मैंने सर को सब बता दिया है, वो लड़की कौन थी, अब सच बताओ। सायंतिका जवाब नहीं देती तो सेठ एक बंदूक निकालकर सायंतिका के माथे पर तान देता है, लेकिन सायंतिका चिल्लाकर कहती है तुम मुझे नहीं मारोगे, मुझे मारना होता तो बहुत पहले मार देते। पास में राका को देखकर सायंतिका कहती है तुम उसके सबसे भरोसेमंद आदमी हो और उसने तुम्हारी बहन को भी नहीं बख्शा। सोलंकी के बच्चे का पिता सिड है और इसी वजह से जीत तुम्हारी बहन से शादी करने को राजी नहीं था। ये बात सुनते ही राका को जीत की बात याद आती है। जीत ने उसे कहा था कि सोलंकी से जाकर पूछे कि जीत उससे शादी क्यों नहीं करेगा, लेकिन उस दिन उसने गुस्से में कोई बात नहीं सुनी थी। शांतिका और कुछ कहती उससे पहले ही सेठ गोली मारकर उसे वहीं मार डालता है। यह देखकर मेहुल वहां से भाग जाती है। सेठ मार्ता को धमकी देकर कहता है कि वो किसी को इस बारे में कुछ न बताए, नहीं तो वो उसके परिवार को भी मार डालेगा। ये कहकर राका के हाथ में बंदूक देकर कहता है सायंतिका मन गढ़ंत बातें कर रही थी, तुम बस इसके लाश का इंतजाम करो। शाम को सेठ शैंपेन की बोतल हाथ में लेकर मेहुल के घर के दरवाजा खटखटाता है। इधर मेहुल पहले से ही एक चाकू हाथ में लेकर खड़ी थी। तभी मेहुल के फोन पर एक कॉल आता है। कॉल कट करते ही मेहुल सेठ से कहती है कि मुझे अभी कोलकाता जाना होगा। मेहुल कोलकाता लौटती है तो देखा जाता है कि शेखर की माँ चारू की मौत हो गई है। जो औरत उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी उसकी मौत से मेहुल बहुत टूट जाती है। अगले दिन सिद्धार्थ मेहुल को कॉल करके बताता है कि आज शाम 5 बजे वो मेहुल को अपने परिवार से इंट्रोड्यूस करवाएगा। शाम को काफी सज धज कर मेहुल घर से निकलती है, लेकिन जाते समय छोटे भाई नील को गले लगाकर कहती है मम्मी पापा का ख्याल रखना। मेहुल पार्टी में आकर जानती है कि दरअसल सिद्धार्थ का परिवार नहीं बल्कि अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उसे यहाँ लाया है। सिद्धार्थ सबके सामने मेहुल को अपने प्यार के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है। दूसरी ओर आनंद और मौसमी मेहुल के घर जाकर जानते हैं कि मेहुल थोड़ी देर पहले ही घर से निकल गई है, लेकिन कहाँ गई है ये किसी को बताकर नहीं गई। मेहुल के घर से निकलकर मौसमी आनंद को कहती है कि सोलंकी को कॉल करके राका के जरिए मेहुल का पता लगाओ, क्योंकि अगर मेहुल सिद्धार्थ के साथ है तो राका को जरूर पता होगा। सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हुए देखकर उसके दोस्त उसे अब रुकने को बोलते हैं, लेकिन सिद्धार्थ उल्टा अपना ईगो दिखाकर कहता है अब तू मुझे बताएगा कि मैं कितना ड्रिंक करूंगा या नहीं करूंगा। आपस में कहासुनी शुरू हो जाती है तो सिद्धार्थ एक पिस्तौल निकालकर दोनों दोस्तों को जमीन पर घुटने टेक कर बैठने को बोलता है। मौसमी ऑफिस आकर आत्मिका से मेहुल और सिद्धार्थ के बारे में पूछती है तो आत्मिका बताती है कि वो उनके बारे में कुछ नहीं जानती। मौसमी कहती है हम सिद्धार्थ के खिलाफ केस फाइल करने जा रहे हैं, उसने जितनी लड़कियों को धोखा दिया है सब उसके खिलाफ गवाही देने को राजी हो गई हैं। यही हम सबकी गलतियों का प्रायश्चित करने का आखिरी मौका है, क्योंकि इस बार दार्जिलिंग जाने की तुम्हारी बात थी लेकिन सिद्धार्थ मेहुल को ले गया। ये बात सुनते ही सिद्धार्थ की विश्वासघात की बात जानकर आत्मिका की आंखों में पानी आ जाता है। दूसरी ओर सेठ पार्टी में सब लोगों को चले जाने को बोलता है। दरअसल ये भी उसका नाटक था। मेहुल से कहता है कि बंगले के अंदर उसके लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। राका सोलंकी से मुलाकात करता है और कहता है इतना सब कुछ हो गया फिर भी तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, जो होना था वो हो गया, अब तू मेरे साथ चल। सिद्धार्थ मेहुल से कहता है कि मैं हमेशा चाहता था कि मेरा एक छोटा परिवार हो, बहुत सारे बच्चे हों, सब धूमधाम से मेरी शादी में नाच गाना करें, लेकिन सब अपने अपने स्वार्थ में पड़े हैं। मेहुल बताती है कि सिद्धार्थ खुद एक स्वार्थी इंसान है, वो अपनी ताकत दिखाकर सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर उनकी लाचारी का फायदा उठाता है। सिद्धार्थ हैरान होकर पूछता है तुम ये सब क्या कह रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेहुल। मेहुल बताती है तुम सब लड़कियों को यही बात कहते हो ना, आत्मिका, सोलंकी, किसी की याद आ रही है, और सायंतिका, मैं भी उसकी बात जानती हूँ। ये कहकर मेहुल सेठ की तरफ बंदूक तान देती है, जिस
जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही टेबल के ऊपर से चुपचाप उठा लिया था। मेहुल गुस्से में पूछती है, तुमने शेखर को क्यों मारा? सिद्धार्थ कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि ऑफिस की एक लड़की को मोलेस्ट करने के वजह से शर्म में शेखर ने खुद को खत्म कर लिया था। कुछ समझ पाते उससे पहले ही सिद्धार्थ मेहुल के हाथ को धक्का देकर सोफे के आड़ में छिप जाता है। इधर गोली खत्म हो गई है ये समझकर सिद्धार्थ सोफे पर बैठकर कहता है, अब थोड़ी बातचीत हो जाए। मैंने तुम्हारे शेखर दा को नहीं मारा। तुम्हारे शेखर की सायंतिका नाम की एक गर्लफ्रेंड थी। तुम्हारा शेखर सायंतिका के पीछे पड़ा था और सायंतिका मेरे पीछे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाने के वजह से तुम्हारे शेखर ने खुद को खत्म कर लिया। अगर तुम उसे इतना प्यार करती हो तो तुम्हें भी उसके पास भेज देता हूँ। ये बात कहते ही दोनों के बीच जोरदार मारामारी शुरू होती है। एक वक्त पर मार खाने के बाद मेहुल अब उठकर खड़ी नहीं हो पाती। सिद्धार्थ ड्रिंक्स करते करते कहता है, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ दिया। अब हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। मेहुल किसी तरह उठकर कहती है, अब ये दुश्मनी पर्सनल है। तभी कल्पना में शेखर मेहुल के पास आकर कहता है, आखिर मेरे लिए तुमने अपनी जिंदगी खराब क्यों कर दी? मेहुल कहती है, तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया ना। अगर प्यार करते तो हमारी कहानी अलग होती। तुम हमेशा कहते थे आगे बढ़ना है, लेकिन अगर मैं आगे बढ़ जाती तो तुम्हारी तरफ से लड़ाई कौन करता? लड़ना तो तुमने ही मुझे सिखाया था। मैं अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग जाती? शेखर हैरान होकर पूछता है, कैसी जिम्मेदारी? मेहुल कहती है, उस दिन होली के रंग के साथ थोड़ा सिंदूर मिला दिया था। अनजाने में ही तुमने वो मेरे सिर पर डाल दिया था। उस दिन के बाद से मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ। हो सकता है ये मेरी बेवकूफी हो, लेकिन एक पत्नी के तौर पर मैं अपनी जिम्मेदारी कैसे भूल जाऊं? ठीक तभी सिद्धार्थ उठकर आता है और फिर से मेहुल को कांच के ऊपर पटक देता है। इधर बाहर आकर सिद्धार्थ के आदमियों को एक एक करके मारता है। इसके बाद बंगले के अंदर आता है तो सिद्धार्थ पूछता है, सायंतिका की लाश जंगल में फेंक दी है क्या? मेहुल को दिखाकर कहता है, ये लड़की ही तुम्हारी बहन को परेशान कर रही थी, इसकी लाश को भी जंगल में फेंकाओ। लेकिन राका किसी बात का जवाब न देकर उल्टा सिद्धार्थ को मारना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद सिद्धार्थ उल्टा राका को मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी कुछ पुलिस को आते देखकर सिद्धार्थ अलमारी से बड़ी राइफल निकालकर पागलों की तरह गोलीबारी शुरू कर देता है। तभी मेहुल पीछे से आती और एक त्रिशूल सिद्धार्थ के गले में घोंप देती है और इस तरह इंसान के रूप में शैतान सिद्धार्थ को मारकर मेहुल अपने शेखर की मौत का और बाकी लड़कियों के साथ हुए अन्याय का बदला ले लेती है और साबित कर देती है अपने जिद्दी इश्क को। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।